Hello student, myself Rajnish and today I discuss about the alternating current. This is lecture number 2 of class 12th physics. तो ये ना अपने पास लेक्चर सीरीज 2 होगा। हम लोग पहले लेक्चर में काफ़ी कुछ देख रखे हैं अल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में। अब हम ना इस लेक्चर में देखते हैं कि आखिर ना रिप्रेजेंटिंग करते हैं एसी करंट को एंड वोल्टेज को बाय द रोटेटिंग वेक्टर और द फेजर। हमको फेजर का नीड क्यों पड़ा और क्यों हम ना रिप्रेजेंटिंग करते हैं एसी करंट और वोल्टेज को ना, जो एसी करंट होता है या वोल्टेज होता है, एसी करंट या वोल्टेज का हम लोग रोटेटिंग फेजर के लिए रोटेटिंग वेक्टर या फेजर्स के हम यूज करते हैं। तो देखो, इन प्रीवियस सेक्शन वी लर्न द करंट थ्रू द रेसिस्टर। देखो, पहला लेक्चर देख के ही लेक्चर को देखना है, क्योंकि ये लेक्चर देखने से कोई मतलब नहीं बनेगा प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट लेक्चर नहीं देख के आओगे तो। मैंने काफ़ी अच्छा फर्स्ट लेक्चर बताया है, ठीक है। तो उस लेक्चर को देखो, देन इसको पूरे स्विच करा और मेरे से ही अल्टरनेटिंग करंट मेरे लेक्चर से कवर करोगे तो आई गारंटी कि मार्केट का सबसे अच्छा होगा। आईआईटी के प्रोफेसर से भी काफ़ी अच्छा कवर अप होगा, विश्वास करोगे तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा होगा। आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन यहाँ से भी पढ़ के आप काफ़ी अच्छा कवर कर सकते हो, क्योंकि मैं एक एक चीज़ विद द एनसीईआरटी के थ्रू, एनसीईआरटी आज तक किसी ने कोई एक्सप्लेन नहीं किया इसको सही से। तो इन प्रीवियस सेक्शन इन द करेंट थ्रू द रेसिस्टर्स आर फेज इन द एसी वोल्टेज। मैंने स्टार्टिंग में मैंने देखा क्या कि जब हम लोग देख रहे थे तो हमारे पास क्या था कि एसी एनालिसिस में मेरे पास जो रेसिस्टर था, तो रेसिस्टर और वोल्टेज का ना क्या था कि सेम फेज में थे। ये हमने देख के आया है। तो मेरे पास क्या है कि रेसिस्टर in the phase with the AC voltage, but this is not in the case of inductor and the capacitor or the combination। अगर हम बात करते हैं कि अगर हम कम्बिनेशन कर ले या इंडक्टर सर्किट में देखते हैं या कैपेसिटर सर्किट में या उसके RLC या RL कोई कम्बिनेशन में, तो हमारे पास क्या है कि सर्किट के एलिमेंट्स में ना क्या है कि हमारे पास उस वक्त क्या है कि फेज़ में नहीं दिखते हैं। तो करेंट वोल्टेज जो होते हैं और करंट सेम फेज में नहीं दिखता है। सिर्फ हमारे पास जब रसिस्टर के केस में ही ना ओनली द करेंट एंड द वोल्टेज आर इन द सेम फेज, ठीक ना। तो दैट्स वाई द इन ऑर्डर टू शो द फेज रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज एंड द करेंट इन अ सर्किट वी यूज आर नोटेशंस ऑफ द फेजर। तो फेजर के बारे में हम लोग यहाँ से, तो द एनालिसिस ऑफ एसी the analysis of AC circuit is facilitated by the phasor diagram। तो ये ना जो AC एनालिसिस है उसके हम लोग क्या करते हैं ना, फेजर डायग्राम के थ्रू उसको स्टडी करते हैं। तो देखो, फेजर क्या होता है। फेजर अगर डिफिनेशन वाइज आओगे तो फेजर इज अ वेक्टर, इट इज़ टाइप ऑफ वेक्टर दैट्स विच रोटेट्स अबाउट द ओरिजिन विद द एंगुलर स्पीड ओमेगा। क्या है दैट इज, देखो ये फेजर अगर है तो रोटेटिंग विद द एंगुलर स्पीड ओमेगा एट दैट ओमेगा T1। तो ये टाइम इन द टाइम T1 टाइम में दैट इज रोटेटिंग वेक्टर V वेक्टर एंड द करेंट इज I1, तो दैट इज ओमेगा स्पीड। तो ये ना रोटेटिंग विद द ओमेगा, यही लिखा है that is a phasor in the verticals and the vertical component of the phasor V, the vertical component of the phasor V and the I represent the sinusoidally varying quantities of V, small v and the I। देखो, तो ये अपने पास अगर देखोगे ना कि अगर वर्टिकल कंपोनेंट ये मेरे पास क्या है ना कि अगर हम बात करते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फेजर जो भी है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है V वेक्टर है और V वेक्टर ये अपने पास I वेक्टर है। और दोनों वेक्टर के अगर ये जो है ना फेजर तुम देखोगे तो ये अपने पास क्या है इस तरीके से बनाया है। तो हम इसके अगर देख ले कि इसके अगर, तो ये मेरे पास क्या है वोल्टेज का ये साइनसॉइडली ये हो गया साइनसॉइडल, ठीक है। ये अपने पास साइनसॉइडल वेवफॉर्म और ये अपने पास क्या है करंट का ना, ये अपने पास करंट का साइनसॉइडल वेवफॉर्म है। वेक्टर से ना हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि ड्रॉ कर रहे हैं, वेक्टर से ही हम लोग क्या कर रहे हैं इसको ड्रॉ कर रहे हैं। ये लिखा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फेजर V एंड I रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड or the peak value of Vm and Im, that is a peak value of Vm and Im, that is a Vm sin omega t। ये दो वैल्यू है Vm sin omega t and Im sin omega t, its value the maximum of these is oscillating quantities। तो show the voltage and current phasor and their relationship between time 1 in the case of AC source connected to the resistor। ये अपने पास क्या है कि अगर हम रेसिस्टर के तो corresponding the circuit is shown in figure। ये AC के लिए, ये रेसिस्टर के लिए ही फेजर है, क्योंकि इस फेजर में ना क्या है कि देखो टाइम और फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज करेंट और ना वोल्टेज क्या है सेम फेज में, द वोल्टेज एंड द करेंट आर इन सेम फेज विथ ओमेगा टी। तो ये लिखा है दे सो द वोल्टेज एंड करेंट फेजर आर देयर इज रिलेशन बिटवीन T1, द केस
AC सोर्स कनेक्टेड टू द रजिस्टर द corresponding टू द सर्किट द प्रोजेक्शन, इसका हम प्रोजेक्शन जब बनाते हैं, ये मेरे पास प्रोजेक्शन हो गया, ये मेरे पास फेजर है, इसके प्रोजेक्शन यहाँ पे है, तो इसके प्रोजेक्शन को देखो, द करेंट और वोल्टेज, द प्रोजेक्शन ऑफ द वोल्टेज एंड द करेंट फेजर, द वोल्टेज एंड द करेंट फेजर आर Vm sin omega t, that is Vn sin omega t, and the Im sin omega t, and that is respectively the value of voltage and the current at the instant, and they rotate with the frequency, the rotating frequency is omega, and that is rotating frequency omega, या हम इसको ही बोल सकते हैं that is rotating frequency omega t पे rotate कर रहा है with the time domain, that is rotating frequency omega curve, and that's the 7.5 figure is generated. We see the phasor V and I in the case of the resistor are in same direction, the voltage of phasor V and the resistor in same direction. यही हम बता रहे हैं कि स्टार्टिंग से ही कि ये जो भी फेजर है वो वोल्टेज और करंट दो की सेम फेज में है, दिस मीन्स दे आर phase voltage and the current are in same phase of the resistance same direction. This is so the similar all time, this means that the phase angle between the voltage and the current should be zero, the voltage and the current should be, this means the phase angle, कोई भी phase angle नहीं, there is no phase angle between the voltage and current, this angle should be zero, this angle should be zero, so there is the voltage and the current, because there are same phase, the voltage and the current are lies in the same phase through the when the resistor circuit. ये जो अभी जो फेजर हमने देखा, ये सब रजिस्टर सर्किट का ही फेजर था, जो हमने मेरे पास क्या है, देयर इज सेम फेज, तो देयर इज सेम फेज, दिस मीन्स देयर इज नो एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट, दैट इज मेंशन द फेज एंगल बिटवीन देयर इज वोल्टेज एंड द करंट शुड बी जीरो. तो ये अपने पास ना फेजर था क्या, हम ना धीरे धीरे करके सारे फेजर को देखेंगे. तो इस तरीके से ना हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं कि ये तुम्हारे पास ना ओमेगा टी सी रोटेटिंग हो गया, और इसके बाद ना इसके प्रोजेक्शन को लेके हम लोग एक क्या करते हैं, वेवफॉर्म को डिज़ाइन करते हैं, जब Vm साइन ओमेगा टी, Im साइन ओमेगा टी, इसके बाद देन हम इसको क्या करते हैं, ये मैग्नीट्यूड Vm हो गया तो साइन ओमेगा टी द वेवफॉर्म, ये इसके बाद देन हमारे पास ये ना ये इस वेवफॉर्म को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक ना. अब हम AC वोल्टेज अगर अप्लाइड करते हैं इंडक्टर के केस में, तो मेरे पास क्या होता है, अगर AC वोल्टेज अप्लाई करोगे ना इंडक्टर के केस में, तो वी सो द AC सोर्स इज कनेक्टेड टू द इंडक्टर. देख लो मेरे पास क्या है, एक AC सोर्स से कनेक्टिंग है इंडक्टर, ये लिखा है यूजुअली द इंडक्टर इज एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस इन देयर वाइंडिंग. क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं तो क्या है कि इंडक्टर के साथ रजिस्टर है, एप्रिसिएबल है, लेकिन क्या है ना, बट शैल वी एज्यूम द इंडक्टर शैल वी इज नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस. लेकिन अभी हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि इंडक्टर में कोई रजिस्टर नहीं, रजिस्टर क्या है, कोई रजिस्टर नहीं, जीरो रेजिस्टेंस हम लोग कंसीडर करेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन एप्रिसिएबल करेंगे ऐसा, नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस है, द सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव AC सर्किट. और ये सर्किट अपने पास क्या है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, क्योंकि देयर इज इंडक्टर इज कनेक्टिंग इन द सर्किट, ओनली इंडक्टर इज कनेक्टिंग विद द सर्किट विद द AC सोर्स, ठीक ना. तो लेट द वोल्टेज सोर्स Vm साइन ओमेगा टी, देन फिर हम क्रिचॉफ लूप रूल्स के थ्रू या क्रिचॉफ KVL रूल, इसी को क्रिचॉफ कहीं वोल्टेज रूल लिखता है KVL, या किसी कहीं ना इसको KVL लिखते हैं, या कहीं यहाँ पे लिखा है, पूरे बुक में लिखा है क्रिचॉफ लूप रूल. तो ये ना क्या होता है कि अगर पूरे समेशन ऑफ द E ऑफ टी इज इक्वल टू वोल्टेज पोटेंशियल, ये लिखा है समेशन ऑफ E ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो सिंस देयर इज नो रजिस्टर इन द सर्किट. अगर क्या है कि सिंस देयर इज, अगर कोई रजिस्टर देयर इज, सिंस देयर इज नो रजिस्टर इन द सर्किट, लेकिन क्या है कि यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं है सर्किट के अंदर, लेकिन ये तो लूप वाला तो इक्वेशन लगेगा ही लगेगा. तो ये अपने पास वोल्टेज हो गया, ये वोल्टेज मान के चलो जो E है वो वोल्टेज है V, तो ये वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज निकालते हैं वो निकलता है LdI/dt. इंडक्टर का क्रॉस का वोल्टेज होता है वो LdI/dt होता है, तो ये माइनस LdI/dt, तो ये लिखा है V माइनस LdI/dt इज इक्वल टू जीरो. तो वी सेकेंड टर्म द सेल्फ इंड्यूस्ड इन द फ्राडे, जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMF पढ़ते हैं ना, तो EMF पढ़ोगे तो उसमें क्या है कि ना, जो इंडक्टर्स के अंदर किसी भी करंट के अंदर कॉइल के अंदर अगर सेल्फ इंड्यूस होता है तो डैट इज कॉल्ड द LdI/dt. वही होता है कि इंडक्टर का सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, फ्राइडे लॉ ऑफ इंडक्टर से, तो सेल्फ L इज द सेल्फ इंडक्टेंस और DI/dt ये तुम्हारे पास इस तरीके से निकलता है, ठीक ना. तो ऑफ द इंडक्टर द नेगेटिव साइन जो होता है वो फॉलो करता है लेंज लॉ के थ्रू कि जो करंट सेल्फ इंड्यूस हुआ ना, जो करंट अपोज कर, तो वही क्या है कि ना उसी के फ्लक्स ना, जिसे वो फ्लक्स से क्रिएट हुआ है, तो उसी फ्लक्स को क्या करता है, अगर ये जो क्या है कि इस मैं सप्लाई लगाया तो इस करंट से क्या हुआ कि एक फ्लक्स बनता है, इसमें इस सेल्फ इंड्यूस्ड EMF बनेगा. और ये EMF ना, जो EMF बनेगा, ये अगर EMF बन गया, ये देखो अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ ट्रांसफार्मर को लेके, तो मेरे पास क्या है ना कि ये एक ट्रांसफार्मर है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसको. तो ये मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स हुआ एक कॉइल में, तो ये जो मेरे पास इंड्यूस्ड EMF होता है वो माइनस NdΦ/dt होता है. चेंज ऑफ फ्लक्स ये होता है कि नंबर्स ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल
डिवाइडेड, तो जो माइनस साइन आता है वो लेंज लॉ के थ्रू क्यों आता है कि जो फ्लक्स जो करंट, इस करंट के थ्रू क्या बना, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बना। तो इसकी वोल्टेज की पोलरिटी तो ये थी कि ये वोल्टेज का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था उसका वोल्टेज, जो करंट था उसका वोल्टेज, तो जो वोल्टेज सप्लाई था उसका पोलरिटी अगर ये है वी वाई, तो इसके पोलरिटी ना, जो इस करंट से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा तो इसके पोलरिटी क्या होते हैं, इसके इंड्यूस्ड ईएमएफ से जो बनते हैं वो करंट को क्या करता है, अपोज करता है। डैट इज़ द लेंज लॉ ये बोलता है कि जो फ्लक्स इंड्यूस्ड हुआ है वो क्या करता है, उस करंट को अपोज कर देता है। दैट्स वाइज द लेंज लॉ। तो वी एम साइन ओमेगा टी, तो ये अपने पास क्या होता है, डी आई बाई डी टी। तो हम अगर इस चैप्टर 7 में 6 में है इसके बारे में अगर मैं देखता हूँ तो उस चैप्टर को भी एक्सप्लेन करूँगा। ये 7.1 7.10 अगर इक्वेशन देख लोगे तो तुम्हारे पास 7.1 ये जो था इक्वेशन, तो वो ओवरऑल क्या आ जाएगा, डी आई बाई डी टी, द करेंट डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी बाई एल, फिर इज 7.1 वी एम साइन ओमेगा टी। अच्छा वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो क्या है यहाँ पे ये, तो अपने पास ना v का वैल्यू जो अभी हमने यहाँ भी लिया वी एम साइन ओमेगा टी, तो v के जगह पे वी एम साइन ओमेगा टी पुट करोगे तो तुम्हारे पास जो आ जाएगा वो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी बाई एल। यहाँ पे जो सिंप्लीफाई करोगे इधर आ जाएगा वी बाई एल, एल आ जाएगा वी, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी बाई एल। तो यहाँ से ना v का वैल्यू जो पुट करोगे वी एम साइन ओमेगा टी बाई एल, तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाता है। इक्वेशन 7 इम्प्लाइज द इक्वेशन ऑफ आई टी, तो ये तुम्हारे पास क्या है, डी आई बाई डी टी। तो इक्वेशन आई ऑफ टी, द करेंट इज फंक्शन ऑफ द टाइम, ये क्या है, करंट का ही एक फंक्शन है। तो करंट क्या है, ये दो इक्वेशन है, करंट का इक्वेशन जो कि फंक्शन है टाइम का, विच मस्ट दैट इज मस्ट बी सच अ स्लोप ऑफ डी आई बाई डी टी इज साइनसॉइडली वैलिंग। तो ये क्या है कि इसका मतलब क्या है कि दैट इज स्लोप ऑफ साइनसॉइडल वैली, साइनसॉइडली वैरिंग विद द क्वांटिटी सेम with the same phase source voltage and the amplitude given by Vm by L। तो इसके एम्पलीट्यूड क्या है, Vm by L है, लेकिन क्या है कि सोर्स वोल्टेज एंड द एम्पलीट्यूड उसके सेम फेज वोल्टेज, साइनसॉइडली विद द सेम फेज वोल्टेज टू ऑब्टेन द करंट इंटीग्रेटेड बाई डी आई बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट। तो अगर इंटीग्रेशन करोगे ना इसका डी आई बाई डी टी इंटू टी, तो वी बाई ये तुम्हारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा, यहाँ से आई आ जाएगा तो वी एम बाई ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी, ये तुम्हारे पास कांस्टेंट बच जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये एक तरह का क्या है, डायमेंशन ऑफ द करंट एंड द टाइम इंडिपेंडेंट। द इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज अ टाइम हैज अ डायमेंशन ऑफ करंट एंड द टाइम। द सोर्स ई एम एफ हैज ऑसिलेट सिमेट्रिकली अबाउट द जीरो। तो क्या है, सोर्स ई एम एफ तुम्हारे पास क्या है, ऑसिलेट करता है सिमेट्रिकल, द करंट इज सस्टेन एंड ऑल्सो ऑसिलेट सिमेट्रिकल अबाउट द जीरो। So there is no constant current or the time dependent component of the current exists, so the integration constant is जीरो। तो यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट अगर तुम्हारे पास जीरो हो गया तो तुम्हारे पास क्या है, कॉस ऑफ ओमेगा टी, अगर हम इसको ले लेते हैं कि माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी अगर ले लेते हैं तो इसको हम ये लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी पाई बाई टू, इसको लिख सकते हैं कि साइन ओमेगा टी बाई 90 डिग्री डैट इज कॉल्ड द पाई बाई कॉस ओमेगा टी। इसको चेंज करते हैं तो ये सिंपल, तो इसको हम ये भी लिख सकते थे कि आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो ये मेरे पास आई एम साइन ओमेगा टी होता, और आई एम जो हमने लिखा वो वी एम बाई ओमेगा एल का वैल्यू लिखा। तो वी एम बाई ओमेगा डैट इज, तो आई एम द एम्पलीट्यूड ऑफ द करेंट इज वी एम बाई ओमेगा एल। तो डैट इज द वेयर द ओमेगा एल इज एनालॉगस टू द रेसिस्टेंस ऑफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओमेगा एल जो है, ये जो ओमेगा एल है वो ओमेगा एल क्या है, कहीं ना कहीं हमको क्या दिख रहा है, जब इक्वेशन लिखते थे करंट का ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास क्या है, वी बाई आर था। तो कहीं ना कहीं क्या अभी जो हमारे पास मिला वो क्या मिला, वी एम बाई, जो हमारे पास वी एम बाई आर था, या अभी जो मेरे पास जो एसी एनालिसिस हम लोग देख रहे थे तो वी एम बाई आर थे। ये देखो वी एम बाई आर एसी एनालिसिस में हमने देखा तो ये था वी एम बाई आर, यही वी एम बाई आर यहाँ पे आ जाता वी एम बाई आर। अगर हम निकालते हैं ना, ये रहा ना, करेंट इज इक्वल टू वी एम बाई आर, वी एम बाई आर ये अपने पास है, करंट इज इक्वल टू वी एम बाई आर। वही चीज़ है यहाँ पे क्या है कि वी एम बाई ओमेगा एल आया। तो कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है कि रेसिस्टेंस के फॉर्म में आ रहा है ये। तो ये लिखा है द क्वांटिटी ऑफ ओमेगा एल इज एनालॉगस टू द रेसिस्टेंस, इट इज़ कॉल्ड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसको हम लोग ओमेगा एल को ना, ये ओमेगा एल को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग एक्सेल से। एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और ओमेगा का वैल्यू अगर इन द टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी लिखोगे तो 2 पाई एफ इंटू एल लिखना पड़ता है, ठीक ना। तो ये इन द टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी लिखोगे तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज इक्वल टू आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई एक्सएल, ये तुम्हारे पास। इसको अगर सिंपल आई एम को क्या लिखोगे, अगर आई एम को लिख सकते हो तो एक्सेल, यहाँ पे क्या है ओमेगा एल को इन्हें एक्सेल लिखा तो ये एक्सेल से रिप्लेस करिए। तो डायमेंशन अगर देखोगे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का कि डायमेंशन देखो तो सेम होता है रेसिस्टेंस की तरह। ऐसा यूनिट भी इसके हमारे पास क्या है कि
जब ऐसा यूनिट हम 2πfl यूज़ कर लिए तो मेरे पास क्या है, इंडक्टर का वैल्यू तो इंडक्टर का यूनिट तो हेनरी होता है, लेकिन अगर तुम इसको 2πfl से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस के फॉर्म में इसका ऐसा यूनिट जो हो जाएगा वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, ओम्स हो जाएगा। द इंडक्टिव रेजिस्टेंस लिमिट द करेंट इज प्योरली इंडक्टिव सर्किट इन सेम वे द रेजिस्टेंस, क्या है कि अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस लिमिट को ना करेंट इज प्योरली इंडक्टिव सर्किट इन द सेम वे द रेसिस्टेंस लिमिट with the current is purely resistive circuit, the inductive reactance is directly proportional to the inductive and the frequency of the current। क्या होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ये तुम्हारे पास ना इस तरीके का एक वेव फॉर्म बनता है, और अगर सिर्फ इंडक्टर सर्किट में देखोगे तो, और ये तुम्हारे पास क्या एक तरह का प्योर फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडक्टेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी। देखो क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर तुम देखोगे एक्सेल, तो एक्सेल क्या है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडक्टेंस वही लिखा है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ एंड द इंडक्टेंस, ठीक है ना। तो मैं ना सारे चीज़ को एक एक पॉइंट करके बता रहा हूँ, कहीं कोई अगर डाउट होता है, किसी चीज़ को समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं रिप्लाई करूँगा 24 आवर्स में। कभी भी अगर मेरे पास जब मैं दिख गया मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो मैं बता रहा हूँ ना कि एसी एनालिसिस सबसे अच्छा मैं बता रहा हूँ पूरे इस यूट्यूब चैनल पे ना, कहीं भी आपको एनसीईआरटी से थ्रूली कोई नहीं बताया होगा, आज तक कोई नहीं बताया। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये चीज़ें ना कि अच्छे से बताया जाए, क्योंकि बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते नहीं हैं। एनसीईआरटी एकदम अच्छा बुक है, सबसे अच्छे बुक है, क्योंकि एनसीईआरटी ना समझ में नहीं आता है। देखो कितना डिटेल्स में मैं बता रहा हूँ पूरे, अगर मेरे सारे लेक्चर को तुम देखोगे ना फर्स्ट लेक्चर से अभी तक, तो काफ़ी अच्छा तुम्हें लगेगा, और टिल द एंड एसी एनालिसिस मैं काफ़ी अच्छा बताऊंगा, ठीक ना। तो सारे लेक्चर को देख लो। सोर्स वोल्टेज एंड देयर इज द करंट ऑफ द इंडक्टर इज सो इन द सर्किट लैग वोल्टेज बाय द π/2। क्या है, लिटिल बिट ऑफ नॉइज कहीं कहीं आ जाएगा, तो उसको इग्नोर करके चलोगे तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं जहाँ बैठ के बना रहा हूँ वहाँ से लिटिल बिट ऑफ नॉइज़ कैप्चर कर रहा है। तो क्या है कि मेरे पास उस तरीके का अवेलेबल नहीं है कि मैं उस आवाज़ को क्या कर सकता हूँ कि मिनिमाइज़ कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी लिटिल बिट ऑफ नॉइज़ कभी कभी आ जाएगा, उसको इग्नोर करके चलना। तो सोर्स वोल्टेज एंड द इंडक्टर सो इन द करंट लैग्स वोल्टेज बाई π/2 और द 1/4 डेट इज़ 1/4 साइकिल। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो करंट जो लैग कर रहा है ना, सो 1/1 साइकिल का ना हाफ पोर्शन क्या करता है, करंट लैग कर जाता है π/2 एंगल से। मेरे पास क्या है 360 है ना, पाई पूरा एंगल क्या है पाई है, तो ये अगर हम पाई का 4 पार्ट ले लेते हैं तो π/4 मतलब क्या है कि π/4 मतलब इट इज़ अगर 360 डिग्री है मेरे पास, पूरा 360 डिग्री साइकिल में, अगर मेरे पास एक साइकिल है तो 360 डिग्री है, 360 डिग्री एक साइकिल में होता है, तो मैंने 1/4 क्वार्टर मतलब कि 90 डिग्री से लैग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, π/2 मतलब 90 डिग्री से लैग कर रहा है, 1/4 क्वार्टर हम बोल सकते हैं कि लैग कर रहा है। तब वोल्टेज एंड करंट फेजर आर प्रेजेंट इन केस एट अ टाइम t1। तो देखो करंट और वोल्टेज के फेजर्स को देखोगे तो करंट वोल्टेज का फेजर ये है और करंट का फेजर ये। तो करंट क्या कर रहा है ना, वोल्टेज से क्या कर रहा है, वोल्टेज से ना ये करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, 90 डिग्री करंट लैग कर रहा है। तो ये 90 डिग्री करंट लैग कर गया वोल्टेज से, यही लिखा है कि तो वोल्टेज ना, ये लिखा है कि वोल्टेज से ना जो इंडक्टर का करंट जो है ना लैग करता है, लैग दी वोल्टेज बाई 90 π/2, 90 डिग्री और π/2। और यह बोले तो 1/4 साइकिल, अगर 1/4 साइकिल दिस मीन्स कि 90 डिग्री, 1/4 साइकिल जो कि 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री से लैग किया। तो मेरे पास ये फेजर अगर देखोगे तो ये मेरे पास क्या है, करंट का फेजर हो गया जो कि 90 डिग्री लैग कर गया। और ये मेरे पास क्या है ना कि इस फेजर के ना हम क्या करते हैं ना, इस फेजर से जो हम, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से जो रोटेटिंग फेजर मैंने बताया रेसिस्टर सर्किट के लिए। अब देखो ये फेजर से ना, ये फेजर से हम लोग क्या करना है ना, इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्शन करके क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, वेवफॉर्म देख रहे हैं कि वेवफॉर्म किस तरीके का आ रहा है। तो वेवफॉर्म देखो, इस फेजर से अगर हम वेवफॉर्म देख रहे हैं तो मेरे पास वोल्टेज का वेवफॉर्म ये आ गया, Vm sin ωt1, ये मेरे पास। और करंट क्या कर रहा है, करंट क्या कर रहा है 90 से डिग्री Im sin ωt माइनस π/2। तो ये मेरे पास करंट क्या कर रहा है 90 डिग्री से लैग कर रहा है। देखो एनसीईआरटी में कितना अच्छा दे रखा है, लोग बताते नहीं क्योंकि उनको आता नहीं है, तो कहते हैं कि एनसीईआरटी टफ है ना। एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी बहुत बेस्ट बुक है। मैं पूरे चैनल पे अपने एनसीईआरटी 12th का फिजिक्स का मैं अपलोड कर दूंगा धीरे धीरे करके, इसलिए मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो और वीडियोज़ को लाइक करो, और कोई डाउट होता है तो कमेंट ज़रूर करते रहो। मैं डाउट और अच्छा लगता है तो भी कमेंट करो कि
लेक्चर अच्छा जा रहा है, तो आगे भी अपलोड करने के लिए मेरे पास क्या है कि थोड़ा सा मोटिवेशन अच्छा रहेगा, तो मैं अपलोड करता रहूँगा। द करेंट ऑफ फेजर आई ये लिखा है, द करेंट फेजर इज π/2 बिहाइंड द वोल्टेज एंड द रोटेट द फ्रिक्वेंसी ओमेगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज़ रोटेटिंग द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, counter clockwise that is anti clockwise direction, and that generate the voltage and the current is the respectively shown in this figure। तो ये अपने पास क्या है ना, पूरा का पूरा फेजर हमने देख लिया कि कैसे हम ना इंडक्टर जो है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। तो करेंट रीच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेटर देन द वोल्टेज 1/4 ऑफ पीरियड, दैट इज T/4, दैट इज π/2। तो ये अगर हमारे पास ना कि अगर हमारे पास कोई पूछ लेना कि वोल्टेज 1/4 है, तो टाइम पीरियड क्या हो गया, टाइम बाई T π/4, तो ये हमारे पास π/4 इंटू ओमेगा भी हम उसको लिख सकते हैं, ओमेगा में पूरे ओमेगा में, तो ये π/4 क्योंकि हमारे पास यही है। वी हैव सीन द इंडक्टर हैज ए रिएक्टेंस दैट लिमिट द करंट इज सिमिलर टू द रेसिस्टेंस ऑफ डीसी सर्किट। अगर हम बात करते हैं कि इंडक्टर के रिएक्टेंस को ना हम करंट को ना सिमिलर कंज्यूम करता है पावर रेसिस्टेंस की तरह, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। तो ऐसा नहीं होता, इंस्टेंटेनियस पावर जो अप्लाई करते हैं इंडक्टर के क्रॉस, तो देखो अगर हम देखते हैं इसको कि क्या पावर कंज्यूम, जैसे रेसिस्टर्स में क्या कर रहा था ना, पावर कंज्यूम कर रहा था, लेकिन क्या यहाँ भी पावर का कंजप्शन होता है क्या? इंडक्टर सर्किट में अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है तो क्या पावर का कंजप्शन होता है? ये चीज़ ना काफ़ी हम लोग देखते हैं इसको। तो देखो हमारे पास क्या है, PL इजिकल टू I इंटू वी, तो हमारे पास आई जो हमारे पास था IM साइन ओमेगा टी π/2, ये मेरे पास करंट था IM साइन ओमेगा टी π/2, मैंने करंट लिया, और मेरे पास वोल्टेज क्या था VM साइन ओमेगा टी, तो मैंने वोल्टेज यूज़ किया VM साइन ओमेगा टी। मेरे पास पावर का फार्मूला जो होता है V इंटू आई होता है, तो मैंने वही फार्मूला को यूज़ किया VM इंटू आई। देन इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या है, अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारे पास क्या आएगा, IM साइन ओमेगा टी, इसको साइन को चेंज कर लोगे तो कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, और ये साइन ओमेगा टी आ गया, ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ठीक ना। कॉस ए इसको जब यूज करोगे ना, कॉस ए और साइन बी, साइन ये कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस साइन बी का जब ट्रिगोमेट्री देखोगे ना, ट्रिगोमेट्री फार्मूला, तो तुम्हारे पास मिलता है 1/2, ये तुम्हारे पास मिल जाएगा आई थिंक 1/2। जो सॉल्व करोगे ना, आफ्टर ऑल जो सॉल्व करोगे इसका फार्मूला ना, तो साइन 2 ओमेगा टी आता है, ठीक ना। इसके फार्मूले जो हो गए ना, कॉस का जो फार्मूला होता है साइन ओमेगा टी, और कॉस ए इंटू साइन बी, आई थिंक होता है कॉस हाफ ऑफ साइन 2 ओमेगा टी होता है, हाफ ऑफ साइन 2 ओमेगा टी, साइन ए इंटू साइन बी हाफ, नहीं देखना इसका फार्मूला देख लेना, देखो ये कुछ फार्मूला होता है, जो फार्मूला यूज़ करोगे तो ये साइन 2 ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक ना। मुझे याद नहीं आ रहा है अभी सही से, तो ये मेरे पास ना पावर आ जाएगा, ठीक ना। देन एवरेज पावर अगर ये निकालोगे साइकिल का, तो एवरेज पावर निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, एवरेज पावर ऑफ द कंप्लीट साइकिल दैट इज कॉल्ड द VM साइन ओमेगा टी, ये तुम्हारे पास। तो ये तुम्हारे पास जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, IM साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, ये तुम्हारे पास पावर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। साइन ओमेगा टी 2 से 2 कैंसिल, VM/IM साइन 2 ओमेगा टी 2 ओमेगा टी मतलब 1 साइकिल, दैट इज़ 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 साइकिल, 1 साइकिल इज इक्वल टू कंप्लीट साइकिल, द एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू 0। वही जो मैंने बताया कि साइन ओमेगा टी द कंप्लीट साइकिल हो गया, और कंप्लीट साइकिल दिस मीन्स इट्स साइन ओमेगा टी दैट्स कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू 0। तो एवरेज वैल्यू इसका 0 हो गया, तो इसके साथ मल्टीपल करोगे तो 0 हो जाएगा। तो एवरेज पावर जो होगा इंडक्टर ओवर द 1 मिनट वन कंप्लीट साइकिल इज 0। तो एवरेज पावर क्या होता है ना इंडक्टर के केस में, अगर हम बात करते हैं P एवरेज की, तो P एवरेज हमारे पास ना 0 होता है। हम लोग यहाँ सिर्फ रिएक्टिव पावर की बात करेंगे, अगर डिटेल अगर इस बुक में दिया हो तो ये तो रिएक्टिव पावर की बात होती है, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर। तो ये अपने पास एवरेज पावर क्या हो जाता है, 0 होता है। लेकिन यही हमारे पास जब हम एवरेज पावर निकालते हैं इंडक्टर के रेसिस्टर के केस में, तो मेरे पास एवरेज पावर क्या होता है, 0 नहीं होता है। एवरेज पावर हमारा 0 नहीं होता है, ठीक ना। एवरेज पावर हमारे पास 0 नहीं होता है, यहाँ पे पावर का कंजप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे एवरेज पावर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक ना। देखो इसके बारे में काफ़ी डिटेल में है कि एवरेज पावर 0 कैसे होता है, उसको देखते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन को देख लेते हैं कि मेरे पास इंडक्टर का सर्किट, इंडक्टर है, इंडक्टर का जो यूनिट होता है ना वो हेनरी होता है, HENRY। तो ये तुम्हारे पास ना 25 मिली हेनरी दे रखा है, मतलब 25 इंटू 10⁻³ तो 25 इंटू 10⁻³ इट इज़ कनेक्टेड टू द सोर्स, ये सोर्स वोल्टेज से कनेक्टिंग है, ठीक है।
फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने के लिए मैंने तुमको बताया कि एक्सएल इज इक्वल टू, ये तुम्हारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl। देखो मेरे लेक्चर को देखने के बाद ना तुम्हें ऐसा फील होगा ना कि कहीं ना कहीं सबसे अच्छा जानते हो, ऐसा फील होगा। 2πfl ये जो फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, ऐसे इस बुक में डिनोट किया हुआ है, जो कि फ्रिक्वेंसी है। तो फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही अगर गिवन है, तो गिवन है 50 हर्ट्ज, तो ये 2 इंटू पाई 3.14, पाई का वैल्यू 3.14 फ्रिक्वेंसी, और ये तुम्हारे पास इंडक्टेंस का वैल्यू था, ये निकल गया तुम्हारे पास। आरएमएस करंट की वैल्यू निकालोगे तो आईआरएमएस हमारे पास क्या आता है, आईआरएमएस करंट, आईआरएमएस क्या हो जाएगा, वी/एक्सएल, वी/एक्सएल। तो मेरे पास वी है और एक्सएल है, वी मेरे पास आएगा 220 वोल्ट, ये रहा, और एक्सएल में अभी निकाल के हम लोग यहाँ से निकालेंगे एक्सएल, तो एक्सएल आ जाएगा 7.85, तो ये मेरे पास एम्पियर करंट आ जाता है। तो ये ओवरऑल मेरे पास ना स्टोरी होता है इंडक्टर का। इंडक्टर का मैंने फेजर काफ़ी अच्छा देखा, सब कुछ मैंने काफ़ी अच्छा बताया, ठीक ना। आरएमएस करंट निकालना बताया, आरएमएस इंडक्टेंस निकालना बताया, तो ये सब पूछता है एग्जाम। अब देखो एक्चुअल कैसे जीरो होता है, तो ये इंडक्टेंस के, तो मेरे पास क्या है ना कि ये अपने पास ना एक करंट, अगर हम इस वेव फॉर्म को एनालाइज करते हैं तो करंट आई करंट थ्रू द कॉइल इज एंटरिंग। एक कॉइल है, इसको ना इस कॉइल में ना क्या है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होता है वो नॉर्थ से क्रिएट होकर साउथ की तरफ जाता है, ठीक ना। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। अगर मैं देख लूँ कि अगर ये मेरे पास ना कॉइल है, कॉइल में एंट्री कर रहा है करंट, क्या इस तरीके से करंट इंटर कर रहा है, ये करंट का एंट्री है। ये कॉइल ना, कॉइल में करंट का एंट्री डायरेक्शन क्या है, ये है, इस तरीके से करंट इंटर कर रहा है, ठीक ना। ये करंट का डायरेक्शन, एंट्री ऑफ द करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। तो तुम्हारे पास ना जो इंक्रीज द जीरो टू द मैक्सिमम वैल्यू, इट इज़ इंट्रिंग, इट इज़ जीरो टू द मैक्सिमम वैल्यू, द करंट इज इंट्रिंग एंड इट इज़ जीरो मैक्सिमम वैल्यू। द अगर हम वेव फॉर्म में भी देखें तो ये मेरे पास करंट क्या है, इंटर कर रहा है, और दैट इज़ इंक्रीजिंग एंड इट इज़ गोइंग टू द मैक्सिमम वैल्यू 0 to 1। ये मेरे पास करंट का वेव फॉर्म है, तो ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू तक क्या कर रहा है, जा रहा है, ठीक ना। तो फ्लक्स लाइन आर सेटअप, तो ये एक तरह का फ्लक्स लाइन सेटअप करेगा। जो फ्लक्स किस तरीके से सेटअप करेगा, अगर फ्लक्स देखोगे ना तो ये फ्लक्स क्या करेगा, ये तुम्हारे पास क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है कि अगर ये ना नॉर्थ से क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, साउथ की तरफ जाता है, ये नॉर्थ से ओरिजिनेट होकर साउथ की तरफ, नॉर्थ से ओरिजिनेट होकर, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक एग्जिस्ट कर देगा, तो कोर को मैग्नेटाइज कर देगा सेम पोलरिटी में, विद द पोलरिटी शोइंग दिस वोल्टेज एंड द करंट बोथ आर पॉजिटिव। क्या इसमें देखो वोल्टेज और करंट का पोलरिटी भी देखोगे वेव फॉर्म के हिसाब से, तो मेरे पास क्या है ना, ये पॉजिटिव, देखो ये ना जो वोल्टेज का ये अपने पास ना जो ये अपने पास क्या है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, देखो इस वेव फॉर्म में देखो यहाँ पे जो अपने पास दिख रहा है, ये देखो ये ब्लू कलर का जो लाइन है ना, 1 मिनट, ये लो, ये जो है सो ये ऊपर वाला क्या है, फ्लक्स है, ये जो डॉट डॉट करके ना, ये डॉट वाला जो है सो फ्लक्स है। तो एक फ्लक्स क्रिएट करेगा, कभी भी कोई करंट कॉइलिंग करे, किसी भी कॉइल में अगर हम करंट क्रिएट करते हैं तो फ्लक्स क्रिएट करता है। और नीचे वाला लाइन जो है मेरे पास क्या है, वो करंट का है, जो ब्लैक कलर का ना डॉट डॉट करके वो करंट का है, और ये मेरे पास जो है ना ब्लू वाला, ये वोल्टेज का वेव फॉर्म है, ठीक है ना। तो देखो एक्चुअल क्या हो रहा है कि अगर हम देखते हैं कि वोल्टेज का वेव फॉर्म देखो हाफ ऑफ वोल्टेज, तो ये क्या कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ना ये जो वेव फॉर्म दे रखा है वोल्टेज का, ये कॉस का वेव फॉर्म है, इसका कॉस वेव फॉर्म है, कॉस का ये ना कहीं दिया होगा वी एम कॉस ओमेगा टी, ये ओमेगा टी के फॉर्म में अगर ले ले तो ये साइन का वेव फॉर्म नहीं, तो ये इससे लैग कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इससे लैग ही कर रहा है, अभी भी लैग कर रहा है, क्या कर रहा है, अभी भी लैग कर रहा है वोल्टेज से करंट, तो ये अपने पास लैग कर रहा है। तो हाफ ऑफ करंट देखो यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ करंट ना, ये हाफ ऑफ करंट ये लिखा है द कोर इज मैग्नेटाइज विद द पोलरिटी, द वोल्टेज एंड द करंट बोथ आर पॉजिटिव। इस कंडीशन में देखो तो वोल्टेज और करंट दोनों क्या है, पॉजिटिव। इस कंडीशन में वोल्टेज और करंट अपने पास दोनों पॉजिटिव है, तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द सोर्स से क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और मैं किसी तरीके से अगर मेरे पास इस तरीके का एक सर्किट होगा, अगर मेरे पास सर्किट इस तरीके का होगा जिसमें सोर्स लगा होगा जो बी एम कॉस ओमेगा टी और इंडक्टर लगा होगा, तो क्या होगा कि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा हाफ ऑफ 1/4 ऑफ साइकिल। ये देखो एक साइकिल का ना, अगर एक साइकिल का ये क्या है, 4th पार्ट है, तो 1/4 ऑफ साइकिल में क्या कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक ना। और देखो सेकेंड 1 to 2, अगर 1 to 2 में देखें तो कॉइल का ना, तो करंट इन द कॉइल इज स्टिल पॉजिटिव, करंट क्या है कॉइल का, फिर भी करंट ऑफ द कॉइल इज स्टिल पॉजिटिव। देखो करंट ऑफ कॉइल इज स्टिल पॉजिटिव, करंट क्या है ना कॉइल का अभी भी पॉजिटिव है, ये देखो करंट अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन क्या है ना वोल्टेज हमारे पास क्या है, बट द
करंट, बट इट इज़ डिक्रीजिंग। लेकिन क्या है, अगर यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम है लेकिन यहाँ से क्या है डिक्रीजिंग हो गया, बट द कोर गेट डीमैग्नेटाइज। इसके वजह से क्या होगा, कोर डीमैग्नेटाइज करेगा, डीमैग्नेटाइज करने लगेगा और नेट फ्लक्स जो होगा वो बिकम जीरो होने लगेगा। देखो नेट फ्लक्स मेरे पास जीरो हो जाएगा एट द एंड ऑफ द हाफ साइकिल। यहाँ पे नेट फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ से मेरे पास क्या है, और करंट भी यहाँ पे जीरो होके फिर से क्या करेगा, नेगेटिव में जाएगा। तो वोल्टेज इस वक्त क्या है, नेगेटिव है। इस कंडीशन में वोल्टेज देखोगे तो वोल्टेज का ये देखो, वोल्टेज का वेव फॉर्म यहाँ से देखो, ये वाला वोल्टेज का हाफ ऑफ साइकिल। तो इस केस में हाफ ऑफ साइकिल में ये वोल्टेज ना, वोल्टेज का वेव फॉर्म क्या है, नेगेटिव है, और ये वाले में तुम्हारे पास पॉजिटिव है, और फ्लक्स तुम्हारा जीरो हो रहा है। तो डैट इज डीमैग्नेटाइज करा, ये मैग्नेटाइज कर रहा था क्योंकि फ्लक्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा था, इसलिए मैग्नेटाइज हो रहा था। यहाँ पे डीमैग्नेटाइज कर रहा था, तो डी आई ऑफ डी टी इज़ नेगेटिव। तो करंट क्या है, तो दिस मीन्स वोल्टेज एंड द करंट इज़ नेगेटिव, द एनर्जी बीइंग द रिटर्न टू द सोर्स। जैसे ही तुम्हारे पास क्या होगा, वोल्टेज और करंट तुम्हारे पास नेगेटिव आया तो क्या होगा, वोल्टेज एंड द करंट इज नेगेटिव। जब ये एक क्वांटिटी पॉजिटिव है, अगर वोल्टेज और तुम्हारे पास, तो करंट तुम्हारे पास ये ना, करंट तुम्हारा तो स्टिल पॉजिटिव था, तो ये क्या होगा, अब दोनों का मल्टीपल करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो पावर क्या करेगा ना, एनर्जी इज बिगिन रिटर्न टू द सोर्स। फिर से क्या करेगा, एनर्जी रिटर्न टू सोर्स। क्या होता है ना, एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल ये होता है कि इंडक्टर ना चार्ज होता है। जब इसको चार्ज कर, जब ये ऐसा होता है तो चार्ज होता है, देन क्या करता है इंडक्टर, फिर डिस्चार्ज होता है। तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलता रहता है इंडक्टर के अंदर। यही केस हम लोग कैपेसिटर में भी देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंडक्टर अपना चार्ज होने के बाद फिर से वो सोर्स को क्या कर दिया, पावर को एब्जॉर्ब किया, सारा का सारा एनर्जी क्या किया कि पावर एब्जॉर्ब कर लिया इंडक्टर। देन फिर एनर्जी वो जो पावर जो एब्जॉर्ब किया इंडक्टर, वो क्या किया, चार्ज होकर फिर उस डिस्चार्जिंग का काम करना लगा। फिर देखोगे 1 2 3 साइकिल्स में तो करंट क्या हो गया, अब नेगेटिव आ गया। अब देखो ब्लू से हम देखते हैं, 1 मिनट, ब्लू तो है ही है मार्किंग, रेड से देख लेते हैं। तो ये देखो करंट अब नेगेटिव आ गया तुम्हारा, ये करंट नेगेटिव आ गया, और इस केस में तुम्हारे पास वोल्टेज भी नेगेटिव है। ये केस में वोल्टेज भी तुम्हारे पास नेगेटिव है, वोल्टेज भी नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव। दिस मीन्स द इफ़ इंटर द बी, इंटरिंग बी से कर रहा है, ठीक है, बी से इंटर कर रहा है और ए से निकल रहा है, तो आउट हो रहा है बी से, ए से इंटर कर रहा है, बी से निकल रहा है। तो सिंस द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और पोलरिटी क्या होगा मैग्नेट का, वो भी चेंज होगा, पोलरिटी ऑफ मैग्नेट भी चेंज होगा। जो नॉर्थ साउथ था वो साउथ नॉर्थ हो जाएगा, ये पोलरिटी भी नॉर्थ साउथ हो गया इधर। और ये देखो करंट का वोल्टेज बहुत नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, करंट और वोल्टेज दोनों नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों का वेव फॉर्म नेगेटिव है। तो जो प्रोडक्ट आएगा ना वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो एनर्जी इस केस में क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एनर्जी फिर से एब्जॉर्ब होगा, यहाँ भी एनर्जी मेरा एब्जॉर्ब कर रहा था, यहाँ एनर्जी क्या कर रहा था, डिसिपेट कर रहा था, एनर्जी यहाँ पे डिसिपेट कर रहा था। फिर देन इस सेम एज इट इज़ यहाँ पे एनर्जी क्या करेगा, फिर यहाँ पे हम लोग चलेंगे तो एनर्जी डिसिपेट कर देगा। तो ऐसे ही चलता रहता है साइकिल। फिर यहाँ पे तो आई डिक्रीज कर रहा है, अब करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब देखो यहाँ से क्या कर रहा है कि करंट, अब करंट का वेव फॉर्म फिर से नेगेटिव ही है, करंट डिक्रीज करा और डिक्रीज करा, और डिक्रीज करने के बाद इट्स रीच द जीरो वैल्यू पे, और कोर को और डीमैग्नेटाइज करेगा। जब भी वैल्यू डीमैग्नेटाइज किया, यहाँ पे मैग्नेटाइज कर रहा था, तो वोल्टेज पॉजिटिव, वोल्टेज क्या था, पॉजिटिव था, बट द करंट इज नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव आएगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब रिटर्निंग टू द 1/4 साइकिल एंड रिटर्न टू द सोर्स। तो इस तरीके से ना क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल में ना पावर क्या हो जाता है, एवरेज पावर जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जितना पावर एब्जॉर्ब किया उतना पावर फिर डिलीवर किया, फिर एब्जॉर्ब किया, फिर डिलीवर कर दिया। तो टोटल ओवर द साइकिल, अगर कोई एक हाफ साइकिल में पूछ लेगा तो पावर क्या करेगा, एब्जॉर्बिंग में बोल सकते हैं। इस पावर में अगर 1/4 साइकिल में तो कभी बोल सकते हैं नेगेटिव। तो हमारे पास ना क्वाड्रेंट में भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग ऑफ इंडक्टर देख लिया, और मैंने काफ़ी कुछ इंडक्टर के बारे में कवर कर दिया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एसी वोल्टेज अप्लाइड करेंगे कैपेसिटर्स के अंदर। तो एसी वोल्टेज कैपेसिटर्स के अंदर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो, देखो कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, और प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू। और कोई डाउट भी होता है तो मेंशन करो कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।